हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का आपका लास्ट यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। हमारा एक बस इसके बाद जो है वो टॉपिक रह जाएगा। कोशिश करेंगे कि वो आज ही कंप्लीट हो जाए। तो आपका जो है फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर, एक पेपर जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट का जो हम बचा हुआ पोर्शन है वो हम ले लेंगे। उसके अलावा आज तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो बच्चे जो सामान्य से भिन्न है, वो क्या है? एक्सेप्शनल है, विशिष्ट है। ठीक है। और एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो सामान्य से भिन्न है। अब सामान्य से भिन्न कैसे है कि जो जैसे हमने पढ़ा, जब विकास पढ़ा, हमने डेवलपमेंट पढ़ा, तो हमने देखा कि हर उम्र के कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, है ना। कुछ मानक होते हैं, कुछ प्रतिमान होते हैं हर उम्र के। तो उन प्रतिमानों के अलावा अगर कोई बच्चा, मतलब उनके अलावा कोई बच्चा अगर बिहेव करता है, या उन प्रतिमानों से अलग हटके कोई बच्चे के अंदर जो है गुण पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बच्चे या विशिष्ट बालक जो है हम उनको कहते हैं, है ना। जो अपने आयु समूह के जो मापदंड हैं उनसे भिन्न है ना, उनसे अलग है किसी भी रूप में, या तो कम है या ज्यादा है, तो उनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, एक बार और थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हर उम्र की एक शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक या मोटर या जो है अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ठीक है। सामान्य बच्चे, इन बच्चों के अंदर हम देखेंगे कि ये सब क्षमताएं जो है एक सामान्य उसके ऊपर देखने को मिलती हैं। लेकिन विशिष्ट बालक कौन से होंगे? जिनमें ये जो समूह से रिलेटेड जो क्षमताएं हैं, जो उनके मानदंड है, उनसे उनकी जो क्षमताएं हैं या तो कम है, या उनकी क्षमताएं उस समूह ग्रुप, जो उनका जो समूह है, आयु समूह है, उससे अधिक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं, है ना। जो कि सामान्य से बच्चे जो थोड़े अलग होते हैं किसी भी रूप में, उनको हम विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है असाधारण। इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि साधारणतया जो हमने नॉर्म्स पढ़े डेवलपमेंट के, तो हम उसके अंदर पढ़ते थे कि इसके बाद ये टास्क आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। ठीक है। तो ये जो टास्क है ये सामान्य नहीं रहते इन बच्चों के अंदर, या तो इनकी जो डेवलपमेंटल टास्क हैं ये बहुत तीव्र गति से होते हैं, या कई बार जो है वो बहुत ही मंद रह जाते हैं, या किसी कारणवश नहीं संपन्न हो पाते, जिसकी वजह से इन बच्चों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है। अब एक मोटे तौर पर हम बात करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। ठीक है। वो है, सबसे पहला है शारीरिक अक्षमता युक्त बालक, या जिनको फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जिनमें जन्म से या किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता आ गई है, या फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई है। उनका शरीर का कोई अंग जो है वो सामान्य रूप में काम नहीं करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है। फिर है मानसिक अक्षमता वाले बालक। ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि, या मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जिनकी की फिजिकल एज तो बढ़ रही होती है, लेकिन किसी कारणवश उनका जो मानसिक विकास है वो बाधित हो जाता है, वो उनकी फिजिकल एज से मैच नहीं करता। यानी बच्चा मान लीजिए 10 साल का है या 15 साल का है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो हो सकता है कि 3 साल ही हो, है ना, या 4 साल ही हो। तो उसका जो मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास की तुलना में बहुत धीमी गति से होता है, या एक उम्र पे आकर रुक जाता है। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? मानसिक अक्षमता वाले बालक। फिर है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, या एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शैक्षिक, जब हम उनको जो है या पढ़ाने लगते हैं या पढ़ाई करवाते हैं, तो उनका जो है रीजनिंग या कॉग्निशन
या उनको हम कहेंगे कि उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, या बच्चे में कोई और समस्या की वजह से उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे के अंदर होती है, या वो जल्दी से सामान्य बालकों की तरह से जो चीज़ उसको सिखाई जाती है वो सीख नहीं पाता है। ठीक है। फिर है अधिगम असमर्थ युक्त या लर्निंग डिसेबल्ड। अगेन ये एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन और लर्निंग डिसेबल्ड काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं दोनों, है ना। इनमें भी नई चीज़ को सीखना, उसको परसीव करना, उसको एसिमिलेट करना या उसका अधिगम करना जो है वो स्लो होता है या प्रॉपर नहीं होता है, उसके आयु वर्ग के अनुसार नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्या होते हैं? इमोशनली डिस्टर्ब हों, या जैसे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे संवेगात्मक रूप से कुछ समायोजित बालक या इमोशनली मैल एडजस्टेड जो है चिल्ड्रन। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक या इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे जो हैं वो हो जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम होती है या कोई अन्य प्रॉब्लम होती है, जैसे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं या फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनमें भी साथ के साथ ये समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये तो हैं आपके कुछ विशिष्ट बालकों के नाम की कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब हम जो आपके जो पाठ्यक्रम में है, जो कोर्स में है, वो है शारीरिक अक्षमता युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता युक्त बालक जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिजिकली जो है अपना कार्य प्रॉपरली नहीं कर पाते, या उनका कोई भी जो अंग है, शारीरिक अंग है, वो कार्य नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम जो है जन्म के समय से होती है, जन्म होते वक्त होती है ना, या कोई एक्सीडेंट की वजह से होता है, या और भी कई कारण इसके रहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं अगर हम देखें शारीरिक अक्षमता वाले बालक, कि ये सामान्य क्रियाएं करने में अक्षम होते हैं, नहीं कर पाते हैं, सामान्य जैसे बच्चे करते हैं वैसे ये नहीं कर सकते हैं। कोई भी शारीरिक अंग इनका जो है वो खराब होता है। ठीक है। हीन भावना और कुंठा के शिकार होते हैं, क्योंकि ये सामान्य बच्चों से थोड़े भिन्न होते हैं, तो ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संवेगात्मक ये बच्चे जो है वो हो जाते हैं, इसलिए इनमें कुंठा या हीन भावना जो है कई बार वो भी जन्म ले लेती है। फिर है आत्मविश्वास की कमी होती है, जब ये अपने बराबर एज ग्रुप वाले बच्चों के जैसे बिहेव नहीं कर पाते या दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो है इनमें जो है आत्मविश्वास की कमी देखने में मिलती है। फिर है क्रियाओं को देर से सीखना, है ना, क्योंकि फिजिकली चैलेंज है तो जो सामान्य क्रियाएं हैं उनको भी ये देर से सीख पाते हैं। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना, जैसे मैंने बताया, इमोशनली भी, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना, या उससे आहत हो जाते हैं। फिर है समस्यात्मक व्यवहार होना, है ना, क्योंकि ये अपने आप नहीं कर पाते हैं, या सामान्य खेल कूद सकना भी कई बार इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इनका जो व्यवहार है उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन या समस्यात्मक इनका व्यवहार हो जाता है। फिर पराश्रित होना, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अपना कार्य कई बार अपने आप नहीं मैनेज कर पाते। फिर है सामान्य बालकों से अलग व्यवहार होना, है ना, क्योंकि बच्चे भी जो उनकी एज ग्रुप के अगर बच्चे हैं तो वो भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि उनकी क्या समस्या है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो भी इनसे थोड़ा दूर रहते हैं या इनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, जिससे कि इनका व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है ना, सामाजिक एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए समाज में जो है अपना एक भागीदारी दिखानी पड़ती है, वो ये दिखाने में अक्षम होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग जो अपने इसमें जो है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में जो आपको विशेष रूप में करना है वो है अंधे और कमज़ोर नज़र वाले बालक। अंधापन जो है वो कई बार जो है जन्मजात होता है, कई बार जो है बाय बर्थ ही होता है, या कई बार जन्म लेते समय जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ब्रेन का या हेड का
कोई ऐसा पार्ट डैमेज होना जिसकी वजह से आइज के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी जो है कई बार जन्म के बाद किसी समस्या की वजह से बच्चा जो है वो अंधा हो जाता है। कई बार प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जो है अंधापन बच्चों में देखने को मिलता है। फिर जो है हम देखेंगे कि लेकिन फिर भी जो अंधे बालक हैं उनके लिए कुछ विशेष जो है व्यवस्थाएं हैं, कुछ विशेष जो है वो हमें करने चाहिए और किए भी जाते हैं। इनके लिए अलग से स्कूल जो है वो बनाया जाता है। आपने सुना होगा कि ब्रेल पद्धति द्वारा इनको पढ़ाया जाता है ना। इनके लिए अलग किताबें होती हैं जिनको कि ये क्योंकि देख नहीं पाते तो ये महसूस कर कर उसे हम बोलते हैं, वो जो लिखावट होती है उसको हम ब्रेल पद्धति बोलते हैं। उसके द्वारा ये अपनी उंगलियों से महसूस कर कर जो है उसको फील कर कर और अपनी पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो करेंसी है, नोट्स हैं, उसके ऊपर भी जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उनके लिए जो है विशेष मार्क होते हैं जिनको महसूस करके उनको पता लग जाता है ये कितने रुपए का नोट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि अंधे बालकों को अलग विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बच्चों की तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इनके लिए जो व्यवस्था है पढ़ाई करने की वो अलग होनी चाहिए। ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। इनका पाठ्यक्रम जो है वो भी सामान्य बच्चों से भिन्न होता है या होना चाहिए। सामान्य बच्चों से भिन्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सामान्य बच्चों की तरह से देख नहीं सकते हैं, लिख पढ़ नहीं सकते हैं। तो इनका जो पाठ्यक्रम है वो इनके अनुसार ही होना चाहिए। इन्हें पढ़ाते समय जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए, है ना। इनसे अच्छा व्यवहार होना चाहिए। फिर जो है कम दिखाई देने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर अलग से ध्यान देना चाहिए, या उनकी रिकवरी के लिए भी जो है प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। क्योंकि इमोशनल अस्थिर होते हैं, हमने पढ़ा सामान्य रूप से जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, संवेगात्मक अस्थिरता होती है, तो उससे भी उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो किसी चीज़ से हर्ट नहीं हो जाए। उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल जो है उसको बढ़ाना चाहिए, आत्मविश्वास उनका बढ़ाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि इसे बच्चों को जो है वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, दिल से स्वीकार करें, है ना। कई बार जो है परेशानी वश जो है माँ बाप जो है उनको कुछ गलत बोल देते हैं जिससे वो आहत हो जाते हैं, जबकि पेरेंट्स और फैमिली या जो भी साथ रहने वाले लोग हैं उनका व्यवहार ऐसे बच्चों की तरफ प्रेम पूर्वक होना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो अंधे बालक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सृजनात्मक होते हैं। तो उनके उस गुण को पहचान कर और उसको बढ़ावा देना चाहिए। उस तरीके की ट्रेनिंग जो है उनको करवाई जानी चाहिए। जैसे कि कई अंध विद्यालयों के अंदर जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं और उसको व्यवसाय के रूप में लेते हैं, टोकरी बनाना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो कर सकते हैं। तो इसको चटाई, टोकरी, है ना, स्वेटर बुनना, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। फिर जो है उनके लिए जो है अलग से पढ़ाई की किताबें होती हैं, ग्राफ, चार्ट, नक्शे, ये सब अलग प्रकार के होते हैं। ऑडियो एड्स का जो है, या ऑडियो एड्स यानी जो श्रवण जो सामग्री होती है, साधन होते हैं, उनका प्रयोग करते हुए उनको पढ़ाना चाहिए, है ना। और क्लासरूम में जो है पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत हल्का जो है वो दिखाई देता है। तो ये तो है आपके ऐसे शारीरिक अक्षम बालक जिनको कि दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेंटली रिटार्डेड या मंद बुद्धि बालक जो होते हैं। मंद बुद्धि बालक क्या है कि ऐसे बच्चे जिनका कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि शारीरिक विकास हो रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है उनका मानसिक विकास जो है उस उम्र के अनुसार नहीं हो पाता है। किसी कारणवश वो रुक जाता है या उसमें कोई हिंड्रेंस आ जाती है ना, या जन्म से ही कोई जो है ऐसी समस्या जो है वो बच्चों में देखने को
मिलती है ना। तो हम देखेंगे कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या हैं। मैं जस्ट गो थ्रू करूंगी क्योंकि अपन ने सब डिस्कस कर लिया है। पराश्रित होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, लर्निंग जो है इनके लिए पॉसिबल नहीं होती है या अधिगम के अयोग्य होते हैं, सीखना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बुद्धि की कमी होती है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है। इनका जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट जो होता है वो 70 से कम होता है। अभी हम आगे देखेंगे कितने प्रकार के मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनका क्या क्या आईक्यू होता है। फिर है लैक ऑफ डिसीजन पावर या निर्णय नहीं ले सकते अपने लिए, है ना। संवेगिक अस्थिरता या इमोशनल इम्बैलेंस। देखिए कोई भी शारीरिक अक्षमता है या किसी भी रूप में है, शारीरिक या मानसिक, उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को जरूर मिलती है। फिर है बेढंगी कार्यशाला या असिस्टमेटिक वर्क स्टाइल, क्योंकि माइंड और ब्रेन और या हम कहेंगे मस्तिष्क और शरीर का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, जिसकी वजह से उनकी जो कार्यशैली होती है वो थोड़ी बेढंगी होती है या सामान्य से भिन्न होती है। क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन हमारे सामान्यतया हमारे माइंड और हमारी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से और माइंड कंट्रोल करता है हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स को, मोटर मूवमेंट्स को, जिसकी वजह से जो है हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, वो इन बच्चों में लैकिंग होता है या नहीं हो पाता है। उसके बाद है आत्मविश्वास की कमी, है ना। जब मेंटली रिटार्डेड है या सामान्य बच्चों से बहुत भिन्न है और लर्निंग नहीं है या और तरीके से जो है अनस्टेबल है, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलती है। फिर है व्यक्तित्व में आकर्षण का अभाव। ऑब्वियस है कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगी, तो जो है व्यक्तित्व में भी आकर्षण देखने में नहीं मिलेगा। फिर है मानसिक दुर्बलता का स्थायी होना, क्योंकि डेवलपमेंट जो मानसिक विकास है वो अपनी एज के जो डेवलपमेंटल टास्क है उनको अचीव नहीं कर पाता या कई बार एक जगह जाकर स्टेबल हो जाता है, तो ये जो मानसिक दुर्बलता है ये करीब करीब परमानेंट हो जाती है या हमेशा के लिए हो जाती है या स्थायी हो जाती है। ठीक है, तो मंदबुद्धि बालक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जनरली हम इनको 3 उसमें कैटेगराइज करते हैं। हमने बात की कि इनका जो आईक्यू है या आईक्यू माने कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है, जिससे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना बुद्धिमान है कोई भी व्यक्ति, तो वो इनका 70 से कम होता है। तो इसको जो 70 से कम वाले भी जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डाल देते हैं। पहला है मूर्ख या अंग्रेजी में मोरॉन बोलते हैं। इसका आईक्यू होता है 50 to 70 या 50 से 70 इसका आईक्यू लेवल होता है। फिर दूसरा होता है मूड या एम्बिसल, उसका आईक्यू होता है 25 से 50। ठीक है, ये जो मूर्ख है वो उससे और कम कौन होते हैं, मूड, जिसे हम बोलते हैं मूर्ख बोलते हैं। फिर हम उससे भी जो कम मेंटल लेवल का होता है उसे हम बोलते हैं मूड। ठीक है, और फिर उससे भी जो कम लेवल का होता है उसे हम बोलते हैं जड़ बुद्धि या इडियट। ठीक है, इसका आईक्यू होता है 25 से भी कम। ठीक है, मूर्ख का कितना होता है, 50 से 70 आईक्यू होता है, मूड का 25 से 50 होता है, और जड़ बुद्धि का सबसे कम आईक्यू होता है, वो होता है 25 या इससे भी कम इनका आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, तो ये है आपके मेंटली, इनकी आपको जो है बिल्कुल बेसिक नॉलेज इनकी जो है आपको चाहिए। इसके अलावा हम जस्ट टच करेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं मंद बुद्धि होने के, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिले इसका। मंद बुद्धि होना जब बच्चा होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। उनमें से सबसे पहला है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। कई बार जो है पेरेंट्स भी जो है वो मंद बुद्धि होते हैं, तो देखने में मिलता है कि उनके बच्चे भी जो है वो मंद बुद्धि पैदा होते हैं। फिर है गर्भकालीन अवस्था में कई बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई संक्रमण हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। माता पिता की आयु, है ना, कई बार जो है बहुत अधिक आयु में जो माँ बनती है कोई महिला,
तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है कि बच्चे के मंदबुद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। अपरिपक्व जन्म या इमेच्योर या प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ क्या होता है? सामान्यतया 9 महीने और 15 दिन का जो है अवधि रहती है एक गर्भकाल की, लेकिन कई बार कई कारणवश जो है कमजोरी की वजह से, कोई और प्रॉब्लम की वजह से प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, या जिसे हम कहेंगे प्री मैच्योर को अपरिपक्व जन्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चा जो है देखने में आता है कि बच्चा जो है वो मंदबुद्धि होता है। जन्म के समय आघात या इंजरीज, कई बार जो है बच्चे को जन्म के समय पर बच्चा स्वतः ही बाहर नहीं आता है, तो फोर्सेप्स और इनका जो है प्रयोग किया जाता है, तो कई बार उसके हेड में इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये समस्या देखने में मिलती है ना। या फिर गर्भकालीन एक्सरे, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरे करवाना, क्योंकि एक्सरे हमेशा तभी करवाया जाता है क्योंकि ये किरणें हानिकारक होती हैं, और गर्भकाल के अंदर किसी कारणवश से मान लीजिए एक्सरे किया गया है तो उसका भी कई बार विपरीत प्रभाव बच्चे के मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन होना, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करती हैं, इनमें भी कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मानसिक अक्षमता हो जाती है। पारिवारिक वातावरण की वजह से भी हो जाता है, स्ट्रेसफुल है, या बच्चा जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी हेल्थ पर, है ना, या कई बार जो है बच्चे इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं लड़ाई झगड़े और ये सब देखकर, तो भी बच्चे के जो है मानसिक उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक और असंतुलित भोजन, जन्म के समय, जन्म के बाद या जन्म से पहले या गर्भकाल के अंदर अगर महिला जो है वो एक पौष्टिक भोजन नहीं लेती है या वो अपने भोजन पर ध्यान नहीं देती है, तो भी जो है बच्चा जो है कई बार आयोडीन की कमी से भी जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण और शैक्षिक वातावरण, ये दोनों भी जो है बच्चे को मंदबुद्धि होने में इनका प्रभाव रहता है। ठीक है, अब इनके जो है मंदबुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण और शिक्षण किस तरीके का होना चाहिए कि अलग से इनकी जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस बच्चे के अनुसार उसकी जो है पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। अगर वो जो भी कर सकता है, जिसमें भी केपेबल है, वो उसको सिखाना चाहिए। खेलना उसको सिखाना चाहिए, व्यावसायिक या वोकेशनल। कई बार जो है कुछ बच्चों में देखा जाता है कि जो भी एबिलिटी है, जैसे कि लिफाफे बनाना या इस तरीके की कोई हल्की फुल्की कुछ चीज़ें जो है उसमें उसको काम सिखाना, तो इस तरीके से वो काम सीखकर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। फिर है उन्नत शिक्षण विधि या इम्प्रूव्ड, कई ऐसे जो है मेथड्स हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स बच्चों को दी जाती हैं जिससे उनको एजुकेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा वो रहेगा वो है प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो कि सामान्य से जिनका आईक्यू बहुत अधिक होता है, इनमें लर्निंग की या कोई ना कोई विशेष गुण जो है इनमें देखने को मिलता है। ये बच्चे जो हैं अभी हमने जो पढ़े वो सामान्य से उनमें प्रतिभा थोड़ी कम देखने में मिलती है, जैसे जो शारीरिक अक्षमता वाले होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर वाले या मेंटली हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं। इसके अलावा ये जो गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, इनके अंदर हम देखते हैं कि इनकी बुद्धि लब्धि या जैसे हम कहेंगे आईक्यू जो होता है वो कितना होता है, 130 से 140 या इससे भी अधिक जो है इनका आईक्यू होता है। तो ये बच्चे जो है इनमें लर्निंग एबिलिटी, इनमें जो सीखने की क्षमता होती है वो सामान्य बच्चों से अलग होती है। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। कई बार जो है हम देखेंगे कि इनकी फिजिकल एज कम होती है और इनकी मेंटल एज काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि 3 साल का या 5 साल का या 6 साल का बच्चा जो है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी बड़े बच्चे जैसी देखने को मिलती है। ठीक है,
अब ये जो बच्चे जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, संपूर्ण प्रतिभाशाली या ऑल राउंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑल राउंड गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जिनमें वो ऑलराउंडर होते हैं, कोई भी चीज़ आप उनको सिखाइए, चाहे वो खेल है या कुछ और है, लर्निंग है, पढ़ाई लिखाई है ना, तो वो उसमें उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। तो ऐसे जो है उनमें मतलब जो प्रतिभा देखने को मिलती है वो अलग अलग फील्ड्स में देखने को मिलती है, तो जिन्हें हम कहते हैं ऑल राउंड चिल्ड्रन या गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसके अलावा विशेष प्रतिभाशाली बालक या स्पेसिफिक गिफ्टेड चाइल्ड। स्पेसिफिक गिफ्टेड चाइल्ड क्या होगा? जिसमें कि गाने की किसी में क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, या कोई मैथमेटिशियन जो है बहुत अच्छा होगा, कोई किसी जीके में बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार एक बच्चा जो है उसका काफ़ी जो है मीडिया के अंदर आता था, टेलीविज़न पे भी आता था, कि वो हरियाणा का एक छोटा सा बच्चा, और उसको आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए और उसका आंसर उसके पास में तैयार है, एकदम कंप्यूटर माइंड उसका जो है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जो है वो कुछ बच्चों में जैसे गाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, कुछ बच्चे बहुत कम उम्र पे बहुत अच्छा जो है ड्राइंग पेंटिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में गिफ्टेड होना, और एक है ऑलराउंड गिफ्टेड होना या संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, इनकी विशेषताएं कुछ जो है हम देख लेते हैं कि इनकी उच्च बल बुद्धि लब्धि होती है या हाई आईक्यू होता है इनका। सामान्य बच्चों का जो आईक्यू होता है वो होता है 90 से 110, और इनका आईक्यू जो होता है वो कितना होता है 130 से 140 इनका आईक्यू जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रहणशीलता या रिसेप्टिविटी जो है इनमें बहुत अधिक होती है, क्योंकि आईक्यू अच्छा होता है, मेंटल डेवलपमेंट इनका बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं, है ना। कई बार इनके माता पिता जो है देखने में मिलता है कि उच्च वंश परंपरा होती है कि माता पिता की जो आईक्यू है वो भी सामान्य से अधिक होती है, तो बच्चों में भी ये हेरिडिटी जो है ये पाई जाती है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है ना, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। खेल के अंदर भी जो है बहुत अच्छी, क्योंकि खेल खेलने के लिए और उसमें एक्सेल करने के लिए भी मानसिक विकास की आवश्यकता होती है, या मानसिक बुद्धि की आवश्यकता जो होती है किसी भी खेल को खेलने के लिए या उसके टैक्ट्स को जानने के लिए, उसमें एक्सेल करने के लिए। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धियां भी इनकी बहुत हाई होती हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी इनकी अच्छी होती है, आईक्यू इनका बहुत हाई होता है। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता या एबिलिटी टू कीप अटेंशन या टू कीप देमसेल्व्स अटेंटिव। कहने का मतलब हम सीखते कब हैं, हम किसी चीज़ को रजिस्टर कब कर पाते हैं अपने दिमाग में, जबकि हम किसी चीज़ को कोई बोल रहा होता है या किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो बहुत गौर से या अटेंशन पे करते हैं या ध्यान से उसको अगर देखेंगे तभी हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है या ध्यान केंद्रित करने की योग्यता भी बहुत अधिक पाई जाती है। संवेगात्मक स्थिरता होती है, परिपक्वता होती है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आईक्यू बहुत अच्छा होता है तो इनकी संवेगात्मक स्थिरता बहुत अच्छी होती है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका, है ना, क्योंकि सामान्य से बहुत भिन्न होते हैं। सामान्य अपनी एज ग्रुप, एज समूह जो है इनका, जो आयु समूह है उससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो इनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। सब लोग इनकी तरफ, इनका सबका ध्यान इनकी तरफ रहता है। आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं। समायोजन या एडजस्टमेंट की क्षमता होती है, क्योंकि इनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, इनका बौद्धिक जो स्तर है वो बहुत अच्छा होता है। सीखने की तत्परता होती है इनमें, आत्म सुधार की प्रवृत्ति होती है। ये सब प्रवृत्तियां कब आती हैं? जब हम मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पर अच्छा स्तर है, तभी हम ये जो है क्वालिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों की पहचान किस तरीके से की जाती है, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। वो है कि जब कई बार जो है बच्चा जब स्कूल में होता है तो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करता है या अपने स्तर से ऊंचे
स्तर का जो है अटेम्प्ट करता है, तब भी हम ये है पहचानते हैं, ऐसे बच्चों को पहचान लेते हैं, या टीचर्स या शिक्षक या माँ बाप जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। उसको ऑब्जर्व करने से, निरीक्षण करने से बच्चे का पता चल जाता है कि ये सामान्य से डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चा करता है। तो भी प्रतिभा खोज परीक्षाओं के द्वारा टैलेंट सर्च एग्जाम्स होते हैं, जिसमें बच्चों के टैलेंट को खोजने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं, तो तब भी ऐसे पहचान कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट करके भी जो है हम ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं, जिसमें कि हम इनका आईक्यू देखते हैं कि बच्चे का आईक्यू जो है वो कितना है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यहाँ पर फिनिश होता है। अब आपका इस बुक का एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।